नमस्कार, मैं प्रोफेसर राम बख्श जाट, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आज हम ईपीजी पाठशाला में पाश्चात्य काव्य शास्त्र प्रश्न पत्र के अंतर्गत रूपवाद इकाई का अध्ययन करेंगे। इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत आप रूपवाद को परिभाषित कर पाएंगे, रूपवाद के विभिन्न रूपों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, रूसी रूपवाद, नई समीक्षा तथा शिकागो स्कूल के जो नव अरस्तुवाद से प्रभावित रूपवाद है उसके संबंध में जान पाएंगे और अंत में रूपवाद की सीमाओं का ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। रूपवाद एक बड़ी अवधारणा है। इस अवधारणा के भीतर अनेक नए तरह के सिद्धांत हैं। कुछ मूल बातें हैं जो सारे रूपवादियों में समान रूप से मिलती है, या वो बातें अगर किसी चिंतक विचारक में आती है तो आमतौर से लोग कहते हैं कि ये रूपवादी। रूपवाद का जो मूल मंतव्य वो ये है कि वो साहित्य को भाषा में रचे पाठों की तरह विवेचनीय मानता है। पाठ भाषा में रचे गए। अपने आरंभिक रूप में इस सिद्धांत का जोर इस बात पर था कि साहित्य के कृति पाठ अपने आप में अर्थपूर्ण होते हैं। माने साहित्य में जो पाठ आया उसका अर्थ कहीं बाहर से नहीं आएगा, वो उसके अंदर ही है और उसकी भाषा के विवेचन को परंपरा सिद्ध या परंपरा लब्ध अर्थों की एक कड़ी की तरह नहीं देखा जाना। माने इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए कि इसकी परंपरा, इसका जो अर्थ है वो पीछे की परंपरा में नहीं, ये अपने में पूर्ण है, पीछे की परंपरा से इसका कोई संबंध नहीं। पाश्चात्य आलोचना में अरस्तु, होरेस, स्पेंसर, जॉनसन, कॉलरिज आदि के मार्फत आलोचना की जिस मुख्य धारा का विकास हुआ था उसमें सबसे अधिक जो बहस होती थी वो निरंतरता और नवीनता के बीच में होती थी कि कितना तो परंपरा प्राप्त है, कितना तो उसमें निरंतर है और कहाँ से साहित्य में नवीनता आती। इसका अर्थ ये हुआ कि परंपरा से जो उपलब्ध साहित्य है उसकी निरंतरता को कसौटी की तरह ग्रहण कर लिया जाता कि उस जो है तो नया, लेकिन उसमें निरंतर कितना, जिस समय के मुताबिक नवीनता के कम ज्यादा होने की गुंजाइश का विवेचन कर लिया जाता था और ये बता देते थे कि ये इसमें नवीनता कम है या ज्यादा। रूपवाद के आने से ठीक पहले स्वच्छंदतावादी आलोचना आ गई थी और इस आलोचना में परंपरा की निरंतरता के अतिक्रमण और कल्पना प्रसूत नवीनता को तुलनात्मक रूप में अधिक महत्व दिया। इस स्वच्छंदतावादियों ने कहा कि जो परंपरा से लिखा जा रहा है अगर आप वही करोगे तो कुछ हुआ ही नहीं, आपको तो कुछ नया कहना, और नया कहाँ से कहेंगे? कल्पना से। कल्पना प्रसूत नवीनता को वो तुलनात्मक रूप में अधिक महत्व दिया। अब इससे क्या हुआ कि इससे साहित्य की जो साहित्यिकता का है वो अंतः संतुलन बिगड़ गया। नवीनता की व्याख्या कल्पना पर आश्रित हो गई और इससे साहित्यिकता का जो स्वरूप है वो अमूर्त होता चला गया। पहले तो यह तय था कि ऐसा नायक होगा, ऐसी नायिका होगी, ऐसा रस होगा, ये चीजें उस रचना में होगी और वो रचना साहित्य है। अब ये है कि नहीं साहब, आप तो कल्पना से कुछ नया सृजित कर दो तो देखेंगे कैसे? एक साहित्यिक और आलोचनात्मक विवेक के रूप में निरंतरतावाद और नवीनतावाद दोनों की चुनौती देने वाली जो दृष्टि की तरह रूपवाद सामने आता। वह न तो परंपरा सिद्ध अर्थवत्ता में विश्वास रखता है, न परंपरा अतिक्रमी कल्पनावादी नवीनता में। वह एक तीसरा ही रास्ता खोजता है कि साहित्य दरअसल उपलब्ध भाषागत पाठ नया संचारगत अर्थ करता है, यह नया संसार रचता है। सामान्य भाषा से उसका थोड़ा अलग होना ही उसकी साहित्यिकता की कुंजी है। जब हम सामान्य बातें कहते हैं जो भाषा व्यवहार में आती, उसे आप जरा सा हट करके कुछ बोलिए तो उसमें साहित्य। इस तरह रूपवाद साहित्य की कृतियों के अलग तरह के भाषा पाठों का रूपगत अध्ययन है, जहाँ कृति का अर्थ या उसकी अंतर्वस्तु उसी रूप की अंतर्वस्तु होती है। कृति का अर्थ निर्धारित परंपरा सिद्ध निरंतरता या कल्पना प्रसूत नवीनता से नहीं होता। कृति का जो भी अर्थ है वो कृति के पाठ के भीतर है और उसके बाहर नहीं है, पहले से कोई अर्थ नहीं है और न आपने अपने मन से किया। कला संप्रदाय के रूप में रूपवाद का जो प्रारंभिक उभार है
ये सन 1890 से 1910 के बीच में माना जाता है। कला के जो रूपवादी आलोचक है वो ये धारणा प्रस्तुत करते थे कि कला मूलतः दृश्य बिंबात्मक रचना होती है। दृश्य, आपको एक बिंब आपके सामने आ गया, अब उस बिंब का अर्थ क्या है ये नहीं, रचना का प्रभाव या अर्थ कलाकृति के अपने अंतः संसार से संबंध रखता है, उसकी भीतर की दुनिया से। और कलाकृति का जो अंतः संसार है वो कैसे बनता है, वो रेखाओं, रंगों, अनुपातों, घनत्वों या संतुलनों द्वारा सभी घटकों के साथ जो आपसी रिश्ता होता है उस रिश्ते से निर्मित होता है। और इसलिए कृतियों का विवेचन अन्य कृतियों से तुलना पर आधारित नहीं होता। आमतौर से जो आलोचना, शास्त्रीय आलोचना होती है तो हम एक दूसरी कृति से तुलना करते हैं कि पहले गोदान लिखा गया कि पहले रंगभूमि लिखी गई। तो रंगभूमि एक अलग रचना है, गोदान अलग है, कामायनी अलग है, सबकी अलग अलग रचना, आप उसको अलग से आप देखिए, आप उनसे तुलना नहीं करें। तो कला मूलक रूपवाद द्वारा जो बनाई गई जो उक्त भूमिका को पहले समझने की जरूरत है, तब हम साहित्य और आलोचना के क्षेत्र में जो रूपवाद के अनेक रूप आते हैं उनको हम समझ पाएंगे कि कला मूलक रूपवाद द्वारा रेखांकित किए गए क्या प्रयोजन। तो जिसमें से पहला प्रयोजन अगर हम इसको माने कि रूपवाद क्या करता है, तो यूरोपीय आलोचना में और विशेष रूप से अंग्रेजी आलोचना में विक्टोरियन अभिजात्यवाद इसका बड़ा महत्व है और इस विक्टोरियन नैतिकता का भी बहुत प्रभाव रहा। उससे जो आरोपित नैतिकतावाद है उसके विरुद्ध कला के वास्तविक अंतर जगत की अर्थवत्ता को अभिव्यक्ति देता। ये जो विक्टोरियन युग की जो नैतिकतावाद है जो कला पर लागू होता था और नैतिक दृष्टि से मूल्यांकन किया जाता था, ये उसके विरुद्ध है। और ये कहते हैं कि कला के भीतर ही, पाठ के भीतर ही उसका अर्थ है और बाहर नहीं। फिर रूपवाद स्वतः स्फूर्त भावाभिव्यक्ति वाला स्वच्छंदतावादी आंदोलन नहीं, अपने से नहीं, दृश्य जगत के वैज्ञानिक तौर पर पैमाइश हो सकने वाले रूपों को रचना संसार के भीतर अर्थ सामर्थ्य की तलाश करता है, ये अंदर से है। फिर रूपवाद क्या प्रस्तावित करता है, वो प्रस्तावित करता है कि कलाकृति का जो ये दृश्य बिंबात्मक रूप है वही उसकी अंतर वस्तु का पर्याय हो जाता। तो जिसे कहना चाहिए कि एक रूप होता है, एक अर्थ होता, वस्तु होती। तो रूप और अर्थ अलग अलग नहीं होता बल्कि एक ही होता। इसलिए वो रूपवाद कहते हैं कि ये रूप है वही उसका वस्तु है, वस्तु अलग से नहीं है। एक पानी है गिलास में डाल दिया, ऐसा नहीं, वो जो है वही है, उसके अलावा कुछ नहीं। अर्थात जो रूपवाद है एक तरफ तो जो विक्टोरियन अभिजात्यवाद है उसका विरोधी है और दूसरी तरफ स्वच्छंदतावाद का भी विरोधी है, और वो रचना के भीतर तक रहता। ये इसका रूपवादियों का प्रारंभिक रूप था। उसके बाद में रूपवाद का विकास हुआ और विकास के क्रम में जैसा आपने अध्ययन किया रूसी रूपवाद है। रूस में समाजवादी क्रांति आई और उस क्रांति से ठीक पहले 1914-15 में मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में ऐसे आलोचकों का केंद्र बना आए जो साहित्यिक कृति के कला रूप को रूप के रूप में देख रहे थे और साहित्य को साहित्यिक कृतियों की जो आंतरिक गुणवत्ता थी या जैसे साहित्य की साहित्यिकता थी उसके आधार पर व्याख्यायित करने का प्रयास कर रहे थे। साहित्य कोई दस्तावेज नहीं है, साहित्य कोई आपकी किताब नहीं है, राजनीतिक विवरण नहीं है, आपकी विचारधारा का कोई हिस्सा नहीं है, वो साहित्य है। और जो ही आप साहित्य कहते हैं तो वो साहित्य की जो साहित्यिकता है वो उस रूपवाद की तरफ आती। होता यह था कि साहित्य की आलोचना इससे पहले होता था कि इसमें सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति हुई। प्रेमचंद ने सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति की, इसलिए बढ़े। तो इसलिए तो सामाजिक यथार्थ तो राजनेताओं के भाषणों में भी मिलता है, अखबार की कतरनों में भी मिलता है, सामान्य जनता भी अपनी बातचीत में उस यथार्थ की अभिव्यक्ति करती है, लेकिन वो तो साहित्य नहीं है। तो आप इस साहित्य के बारे में बात कर रहे हो या यथार्थ के बारे में बात कर रहे हो, या किसी रचनाकार के सांस्कृतिक सरोकार पर बात हो रही है, या जो है किसी दार्शनिक अंतर्भूमि में या लेखक की जो विचारधारा है उस पर बात होती थी।
लेखक की विचारधारा प्रगतिशील है या प्रतिक्रियावादी है, दक्षिणपंथी है कि वामपंथी है, धार्मिक है, अधार्मिक है, वैज्ञानिक है, नहीं है, इससे रचना पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये आलोचक साहित्य को साहित्य के आधार पर ही समझना चाहते हैं, न कि किसी सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और जीवनी परक आधारों के साथ कि इसका जन्म यहाँ हुआ। मान लीजिए किसी का जन्म दिल्ली में हुआ या किसी का जन्म कलकत्ता में हुआ, इससे क्या फर्क पड़ा? आप दिल्ली और कलकत्ता का अध्ययन नहीं कर रहे हो, आप एक लेखक विशेष का अध्ययन कर रहे हो, आप भारतेंदु हरिश्चंद्र का अध्ययन कर रहे हो। वो चाहे बनारस में पैदा होते चाहे इलाहाबाद में पैदा होते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने लिखा क्या, जो मुकरियां लिखी, जो नाटक लिखे, वो महत्वपूर्ण है। आप उनको देखो, आप इसके पीछे क्यों जा रहे हो, आगे पीछे क्यों जा रहे हो? तो साहित्य को साहित्य से बाहर नहीं देखो, साहित्य के आधार पर देखो। ये उनकी मूल मान्यता थी। 1910 से 20 तक रूसी रूपवाद का जो केंद्र था वो मास्को था, और जिसे ओपियाज ने सूत्रबद्ध किया। इसके बाद में रोमन याकोबसन इसके बड़े भारी चिंतक विचारक थे, वो उन्होंने रूस छोड़ दिया और उसके रूस के बाद वो प्राग चले गए। फिर ये प्राग के बाद में न्यूयॉर्क के साहित्य संसार में ये चला गया। तो प्राग स्कूल भी था, मास्को स्कूल भी था, और उसके बाद में न्यूयॉर्क में ये रूसी रूपवाद चला गया। स्लोवस्की का सिद्धांत था कि कला क्या है, कला एक उपकरण है। आप जैसे कोई और उपकरण होता है, ऐसे ये कला भी उपकरण। आपको एक लिखना आ गया, आपको उस उपकरण का इस्तेमाल करना आ गया, तो आपने कला बना दी। टिन्यानोव का सिद्धांत हुआ कि कला उपकरणों की द्वंद्वात्मक व्यवस्था है। इन दोनों के सिद्धांत तक रूसी रूपवाद का सफर भविष्य के लिए समस्यापूर्ण बना रहा। प्रोप ने अपने जैविक आधार से साहित्य को कृतियों के भीतर जीवन व समाज से जोड़ दिया था, कृतियों के भीतर है। फिर उसके बाद में उसके साथ ही सस्यू राय जो संरचनावादी भाषा वैज्ञानिक थे, और उन्होंने आधुनिक भाषा विज्ञान की मदद से साहित्य को रूपक्रमी मॉडल को पाठ के भीतर के काल क्रमिक या ऐतिहासिक पहलू से जोड़ा। वे भाषा के उस काव्यगत प्रयोजन को व्याख्यायित करने तक आ गए जो भाषिक आधार पर भावोद्बोधक हो सकता था। इसे हम रूसी रूपवाद को पढ़ते हुए जान सकते हैं। तो रूसी रूपवादियों का बाद में उस समय के यथार्थवादी चिंतकों से मतभेद हुआ, और उस मतभेद के कारण ये सारे जो रूसी रूपवाद है वो बिखर करके चले गए। असली वाला जो रूपवाद है वो रूसी रूपवादियों में ही देखने को मिलता है। बाकी लोग प्रभावित होते हैं किसी विरोध या समर्थन के कारण ही आते हैं। इसके बाद 19वीं शताब्दी का जब अवसान के आसपास इंग्लैंड में कला के लिए का एक सिद्धांत चला कि कला जो है वो जीवन के लिए नहीं, कला के लिए। जीवन के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, खाना पीना, कुर्सी मेज, देश दुनिया की बहुत सारी चीजें जीवन के लिए है। कला को मुक्त करो, कला आपके लिए नहीं है। और ये पूरा एक आंदोलन चला, और फिर कहते हैं कि थोड़े दिनों तक इसकी चमक थी और चमक को दिखा करके चला गया। इसे रूपवादी चिंतन परंपरा से जो संबद्ध विचारधारा है उसी के रूप में देखा जाता। इस तरह रूपवाद की भूमिका बनाने वाले जो मुख्य आलोचक साहित्यकार थे इंग्लैंड में, विशेष रूप से वाल्टर पेटर और ऑस्कर वाइल्ड। आरंभिक कलावादियों ने कला में नैतिकता और अनैतिकता पर बहुत बहस की। उन्होंने कहा कि कला नैतिकता, जब आप नैतिकता पर जाते हैं तो नैतिकता हमेशा सामाजिक होती है, समाज के लिए जो अच्छा मूल्यवान होती है। तो मूल्य तो अगर आप समाज भी वही करेगा, कविता भी वही करेगी, तो फिर कविता का क्या मतलब? इसलिए साहित्य में कुछ नैतिकता नहीं होती, अनैतिकता भी कुछ नहीं होती। साहित्य साहित्य होता। ऑस्कर वाइल्ड, जे स्प्रिंगॉर्न, वाल्टर पेटर ने स्थापित किया कि कला तो सौंदर्य की अभिव्यक्ति करती है। अब वो सौंदर्य अगर अनैतिक है तो होगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं। वे नैतिक अनैतिक के झगड़ों में नहीं होते। ऑस्कर वाइल्ड ने कहा कि समालोचना में सबसे पहली बात यह है कि समालोचक में ये परख होनी चाहिए कि कला और आचार के क्षेत्र पृथक पृथक है। ये जो नैतिकता की दुनिया ही बिल्कुल अलग है। जी स्पिनगार्न ने कहा कि शुद्ध काव्य के भीतर सदाचार या दुराचार ढूंढना ऐसा ही है जैसा रेखा गणित के सम त्रिकोण त्रिभुज को तो सदाचार पूर्ण कहना और सम द्विबाहु त्रिभुज को दुराचार पूर्ण। अब अगर मान लीजिए कोई तिकोना कोना बना हुआ है तो आप उसको रेखा गणित वाले को कैसे कहोगे कि ये नैतिक है या ये अनैतिक है?
उसी तरह कविता में जो कला आई है, साहित्य में जो कला आई है, उसको आप कैसे कहोगे कि ये नैतिक है? इसलिए प्रश्न उठा कि कला कला के लिए है, कला जीवन के लिए नहीं है, जीवन के लिए दूसरी चीज है। यदि कला जीवन के लिए है तो कला को जीवन में नैतिकता का प्रचार करना चाहिए। भैया जीवन को तो नैतिकता बहुत जरूरी है, पाप पुण्य सब बढ़ते घटते रहते हैं, तो आप उसके हिसाब से आपको भी अपनी भूमिका रखनी चाहिए। और यदि कला कला के लिए है तो उसमें जीवनगत नैतिकता को खोजना अर्थहीन। इसलिए कला कला के लिए सिद्धांत के जो समर्थक चिंतक थे वो रूपवाद के समर्थकों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले सबसे अधिक वो जोर इस पे देते हैं कि कला जीवन के लिए नहीं है। हमने एक रूपाकार की सृष्टि की है, वो अपने में सुंदर है, इसलिए वही कला है और हम उसी की बात करते हैं। इसके बाद में 1930 और 50 के बीच में रूसी रूपवाद द्वारा जो बनाई गई जो चिंतन भूमि थी उसका विस्तार और यूरोप और अमेरिका में भी हुआ, और उसके कारण यूरोप अमेरिका में नई आलोचना का आगमन हुआ। उन्होंने कहा कि कृति के भीतर की दुनिया में अर्थ की तलाश आप करो, और ये करते हुए समाज और संस्कृति की चेतना मूलक संरचनाओं को अनदेखी कर दो। और ये समाज और संस्कृति की जो चेतना है ये कृति के बाहर है, और जो कृति के बाहर है उसे हमें नहीं देखना। उन संरचनाओं का संबंध कृति की भीतर की दुनिया से ही था, सिर्फ अंदर जो कुछ है वो है, और बाहर का जो है सामाजिक सांस्कृतिक जो भी कोई यथार्थ है उससे हमारा कोई संबंध नहीं। तो नए आलोचक बाहरी यथार्थ की वो कृति की व्याख्या की कसौटी नहीं बनाते थे। बाहर चाहे जो हो रहा हो, भारत में अंग्रेजी राज है तो है, नहीं है तो नहीं है, उससे हमारी रचना प्रभावित नहीं होती। जो दूसरे आलोचक हैं, हमारी जो आलोचना की मुख्य धारा है, वो कहते हैं कि इससे प्रभावित होती है कृति, उन्होंने कहा नहीं होती, कामायनी के अंदर नहीं होता प्रभावित, इसलिए। और दूसरे लोग कहते हैं नहीं होता है। तो बहस का मुद्दा यह है कि बाहर की जो चीजें हैं वो प्रभावित करती है या नहीं करती, लेकिन रूपवादी कहते हैं कि नहीं, बाहर से हमें कोई मतलब नहीं। परंतु उनके विवेचन का जो एक पहलू है, पाठक आलोचक की चेतना के उस संसार की मौजूदगी को स्वीकार करता था जिसका निर्माण बाहरी यथार्थ करता है, परंतु जो कृति पाठ की प्रक्रिया में कृति के अर्थों में भी कहीं न कहीं शामिल हो ही जाता था। इस आधार पर हम ये भी देख सकते हैं कि नई आलोचना रूसी रूपवाद और संरचनावाद के बीच एक परोक्ष या एक अंतरंग पुल बना हुआ। रूपवादी और नए आलोचक कृति पाठ को ही एकमात्र विवेचना भूमि की तरह देखते हैं। वो कहते हैं कि बाहर को नहीं देखो, और इसके लिए उन्होंने कहा कि अभिप्राय परक हेत्वाभास और प्रभाव परक हेत्वाभास में नहीं पढ़ना। मान लीजिए कि मैं चाहता हूं इसे एक नीले रंग का एक चित्र बनाना, और जब चित्र बनाया तो नीला नहीं होके पीला हो गया, तो मैं जो बनाना चाहता था और मैंने जो बना दिया इसके बीच में तो दूरी है, तो उस दूरी में कौन सा चित्र असली कला, वो जो मैं बनाना चाहता था या वो जो मेरा बन गया। इसलिए आपको लेखक के मनोभावों पर, विचारों पर, उसके जीवनी पर, उसके पत्रों पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कृति के अंदर देखो ये क्या। इसी तरह से प्रभाव का भी कोई मतलब नहीं होता, प्रभाव पर ये हेत्वाभास है। मान लीजिए कि एक कृति को पढ़ करके आपको रोना आया, दूसरे को हंसी आ गई, तो वो हंसी और रोना महत्वपूर्ण ही नहीं है, महत्वपूर्ण तो वो कृति है। इसलिए प्रभाव तो ग्रहण करने वाले पर निर्भर करता है, कृति का सौंदर्य उसके भीतर है। इसलिए नई समीक्षा के लोगों ने कहा कि कविता शाब्दिक संरचना शब्दों के अंदर ही है, वो बाहर नहीं है। इसलिए प्रभाव और अभिप्राय दोनों से मुक्त जो कृति है वो रूपवाद के हिसाब से सबसे अच्छी। इसके बाद में शिकागो स्कूल का एक रूपवाद आया, या जिसको कहते हैं नव अरस्तुवादी रूपवाद आया। सन 1950 के आसपास नई आलोचना का लगभग अवसान हो जाता है, और उसके बाद में भी उसकी जगह कई पद्धतियां विकसित हुई, और फिर ये शिकागो स्कूल का उदय हुआ। वैसे तो शिकागो स्कूल 1930 के आसपास ही हो गया था, और वो भी नई समीक्षा के साथ ही कुछ लोग हैं, कुछ इसे नव अरस्तुवादी आलोचना भी कहते हैं। नव अरस्तुवाद इसलिए कहते हैं कि अरस्तु में भी एक विशेष प्रकार का रूपवाद है। वो कहते हैं संकलन त्रय होना चाहिए, नाटक में सब एक जगह हो, समय का और सबका एक संगति होनी चाहिए, उस संगति में ही कोई रचना बनती है। इसलिए वो अरस्तु कथानक,
चरित्र और विधा की धारणा को बहुत महत्व देते हैं। ऐसा कथानक होना चाहिए, ऐसा नायक होना चाहिए। और ये जो शास्त्रीय मान्यताएं हैं, इस पर वो अरस्तु बहुत बल देते थे। जो ट्रेजेडी का जो नायक है वो एक बहुत अच्छा व्यक्ति हो, लेकिन उसी के अंदर कोई न कोई कमजोरी हो, छोटी सी कमजोरी हो, और उस कमजोरी के कारण उसका जो पतन हो, तो वो ट्रेजेडी, अन्यथा वो ट्रेजेडी है ही। अब ये जो व्याख्याएं हैं, ये जो शास्त्रबद्धता है, इन शास्त्रबद्धता में कहीं न कहीं रूपवाद के बीच है। अरस्तु के काव्य शास्त्र में भी साहित्य के घटकों के रूप में पात्र, कथानक, भाषा, उद्देश्य आदि की बहुत चर्चा हुई, और जिन्हें वो कथानक की पूर्णता का आधार माना जाता था। नव अरस्तुवादी मानते थे कि कृति पाठों के घटक कृति में समग्रता का बोध अपने प्रयोजनवादी उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए उत्पन्न करते हैं। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का शकल बदलकर जो अनुकरण सिद्धांत था, वो आ गया शब्दों, बिंबों आदि घटकों का समग्रता धर्मी प्रयोजन बन जाता। अर्थात कृति बाहरी यथार्थ के अनुकरण से अपना अर्थ नहीं पाती, अपितु अपने पाठ के भीतर की व्यवस्था की अंतः समग्रता का अनुकरण करती है, और ऐसा करते हुए वो श्रेष्ठ साहित्य कृति का रूप ग्रहण कर लेते। ये जो नव अरस्तुवादी जो सिद्धांत के प्रस्तोता थे, उसमें मुख्यतः एल्डर ओल्सन, नॉर्मन मैकलिन, W.R. किस्ट, बेन सी बूथ, ये प्रमुख आलोचक थे जिन्होंने इस सब का विश्लेषण वर्णन किया। इसके बाद डायना जियोना ने सन 1987 में नव रूपवाद को रूपवाद की वापसी के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया, और उन्होंने इसके लिए निम्न कारण भी बताए, जिसमें से एक ये है कि समकालीन जो काव्य भाषा है, ये रूढ़, विकृत और बौद्धिक होकर काव्यमयता खो रही है, उसमें कविता आ नहीं रही। फिर कविता में अति शब्दमयता से काव्य में लय और गेय तत्व नष्ट हो गया, और फिर कथा तत्व के सौंदर्य शास्त्र का काव्य में इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। सन 1995 में न्यूयॉर्क पोस्ट में छपी एक रिपोर्ट ने बताया कि इस नव रूपवाद की विविधता विधिवत वापसी पर मोहर लगाई, जो काव्य में छंद, गेयता, संगीत, लय, भाव प्रवाह आदि रूपवादी घटकों को काव्य के स्वरूप की व्याख्या के लिए पुनः प्रस्तुत करता है। तो ये नव रूपवादी आलोचना में इससे पूर्व की नई आलोचना, नव अरस्तुवादी आलोचना संबद्ध अनेक आलोचक कवियों की लय धर्मी कविताओं को अपने पुनर्मूल्यांकन का आधार बनाया। ये जो रूपवाद है, इस रूपवाद का जो संबंध है, वो साहित्यिक कृतियों को एक भाषा पाठ के रूप में ग्रहण करता है, और भाषा पाठ से ही उसकी साहित्यिकता को पहचानने और विवेचित करने का प्रयास करता है। भाषा पाठ केंद्रित अध्ययन होने से इसमें साहित्यिकता का अर्थ भाषा पाठीय कला और उसकी भीतरी दुनिया के भाषा पाठ स्वायत्त अंतर वस्तु, इसी का विवेचन करता है। बाहरी दुनिया और उसके यथार्थ से संबंध जो संरचनाएं हैं, वो रूपवाद में पाठ स्वायत्त संसार की अंतः संरचनाओं की तरह ही व्याख्यायित होती है, बाहर से नहीं होती। तो रूपवाद की जो मूल आधारभूत मान्यताएं, धारणाएं हैं, वो ये कि साहित्यिक कृतियों के भाषा पाठ ही गहरे में अंतर वस्तु होती है, अर्थात अंततः रूप ही कृति का अर्थ होता, रूप से बाहर कुछ नहीं होता। ये पहली मान्यता। फिर साहित्यिक कृतियों के भाषा पाठ भाषा में निर्मित कला वस्तुओं जैसे होते हैं, अतः वहाँ कलाकृति की तरह सभी घटक एक दूसरे से रिश्ता बनाते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। फिर भाषा पाठी अर्थ साहित्य में कृतियों के घटकों के आपसी रिश्तों से प्रकट होता है। शब्दों के अपने अर्थ वहाँ वाक्य या समग्र पाठ से बनने वाले जो रिश्ते हैं, उनके आधार पर नए वे अलग हो जाते हैं। शब्दों के अर्थों के आधार है संदर्भ, प्रयोग रूप, प्रयोजन, अन्य शब्दों से संबंध और पाठ समग्र से संबंध, इससे शब्दों के अर्थ है। लेखक ने क्या कहा या क्या कहना चाहा, इससे ज्यादा अर्थपूर्ण बात होती है कृति अपनी समग्रता में क्या कहती और उसे कितने लोग किन रूपों में समझते हैं, ये जरूरी। पाठ की अर्थों की जो भिन्नता के बावजूद कृति का जो मूल पाठ है वही कसौटी जो तय करती है कि खोजा गया अर्थ उसके भीतरी स्रोत से उपजा है या नहीं। बाहरी अर्थों का जो आरोपित पाठ की अर्थ है उनका परित्याग करना चाहिए और कृति पाठ की जो नई व्याख्याओं को उसकी भाषा पाठी अर्थ सामर्थ्य की तरह ही देखना चाहिए जो समय के साथ उद्घाटित होता है। तो इस तरह रूपवादी अध्ययन साहित्यिक कृतिगत भाषा पाठों को इन घटकों और स्तरों से विवेचित करता है। एक तो विधागत अध्ययन करता हो,
फिर पद्धति, शैली, रचना प्रक्रियागत अध्ययन करता है, फिर रूपगत प्रवृत्तियों या विशेषताओं का अध्ययन करता है, और फिर काव्य भाषागत और साहित्य भाषागत इनका अध्ययन करता है। तो ये जो रूपवाद है ये 20वीं सदी में अपने आलोचना सिद्धांत का विकास कर पाया, परंतु इसके स्रोत के रूप में अरस्तु का काव्य शास्त्र है, और दूसरी तरफ कला के लिए की घोषणा करने वाले कला आंदोलन। हालांकि रूपवाद अपने इन दोनों स्रोतों से अलग शक्ल में विकसित हुआ, परंतु इसके कुछ समसामयिक रूप नव अरस्तुवादी व नव रूपवादी शक्ल लेकर स्रोतों में एक अलग तरह की वापसी का प्रयास कर रहे हैं। रूपवादी अध्ययन अपनी व्याख्याओं के लिए आधुनिक भाषा विज्ञान की संरचनात्मक पद्धतियों का भी इस्तेमाल करता है। अतः बहुत से आलोचक उसे संरचनाओं के बहुत निकट मानते हैं, तथापि यथार्थ की बाहरी संरचनाओं को अपना आधार बनाने से इनकार करने की वजह से रूपवाद संरचनावाद से बहुत अलग हो जाता। वह प्रकट होने के बाद अनेक उतार चढ़ावों का साक्षी रहा है, तथापि इसने बार बार रूप बदल कर वापसी की है। इससे उसका महत्व प्रमाणित होता है। हर बार रूपवाद पराजित होता है, फिर नए ढंग से आता है। रूपवाद की जो प्राथमिक स्थापना यह है कि रचना को रचना के भीतर से ही देखना चाहिए। रूपवाद एक साहित्यिक या कलात्मक आंदोलन नहीं है, वरन साहित्य सिद्धांतों की एक शाखा है जो ये मानकर चलती है कि विशेष पाठ का संरचनात्मक अध्ययन होना चाहिए, और ऐसा करते हुए उस पाठ पर किसी बाहरी प्रभाव को नहीं देखना चाहिए। रूपवादी दृष्टि समाज का, संस्कृति का या पाठ के लेखक का, वातावरण का कुछ प्रभाव पड़ता है, इसे नहीं देखती। वह सिर्फ रचना की विधि, विधा और रूप का अध्ययन करता है। हालांकि रूपवाद सिर्फ पाठ का व्याकरणिक अध्ययन मात्र नहीं, वह कला वस्तु के स्वरूप पर अपनी दृष्टि केंद्रित करता है। किसी कृति के सृजन में लेखक का क्या प्रयोजन था, उस समय लेखक की क्या मानसिकता थी, वे अकेला था, बीमार था या खुश था या लोगों से घिरा हुआ था, इन सब बातों का पाठ से कोई संबंध नहीं होता। इसे रूपवादी आलोचक अभिप्राय परक हेत्वाभास कहते हैं। लेखक क्या कहना चाहता था, इसे आलोचना को कुछ लेना देना नहीं। एक तो इस बात का पता लगाना ही मुश्किल होता है कि लेखक ने क्या कहना चाहा होगा। यदि पता चल भी जाए तो महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण यह कि कृति क्या कहती है। पाठ जैसा निर्मित हो गया वह महत्वपूर्ण है। अतः लेखक का मनोविज्ञान हमारी कोई सहायता नहीं करता। दूसरे लेखक के अभिप्राय का अध्ययन पाठ का अध्ययन नहीं है, वह पाठ से इतर है, वह रचना पर की गई बातचीत नहीं। इस तरह पाठ का क्या प्रभाव पड़ता है, लेखक क्या प्रभाव पड़ना चाहता है, वह प्रगति के पक्ष में हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। संभव है कृति एक समय में एक प्रभाव डाले, दूसरे समय में दूसरा प्रभाव डाले। यह रचना का सामाजिक या सांस्कृतिक अध्ययन है, साहित्यिक अध्ययन नहीं है। यह प्रभाव परक हेत्वाभास है। अतः प्रभाव और अभिप्राय से निरपेक्ष पाठ का अध्ययन रूपवाद की मूल विशेषता। रूपवादियों का आरोप है कि आलोचक के पास जब कोई पाठ आता है तो वे उस पाठ पर कम और उसकी पृष्ठभूमि पर अधिक ध्यान देता। जैसे मान लीजिए आकाशदीप कहानी। आकाशदीप कहानी पढ़ने के बाद आलोचक ये जानने लग जाता है कि प्रसाद ने यह कहानी क्यों लिखी, क्या कहना चाहते थे, क्या प्रसाद ने किसी से प्रेम किया था, या कि आकाशदीप की चंपा की सृष्टि कर डाली। अब इन प्रश्नों की खोज में वे प्रसाद की जीवनी टटोलने लगता है, उनके निजी पत्रों को पढ़ता है, कहीं मिल जाए तो वह डायरी पढ़ता है, प्रसाद के मित्रों के संस्मरण इकट्ठा करता है। इस सब प्रक्रिया में आकाशदीप छूट जाती है। जब वे गोदान पढ़ता है तो स्वाधीनता आंदोलन पर उसकी दृष्टि चली जाती है। इस प्रश्न पर दृष्टि जाती है कि गोदान के अनुसार भविष्य का समाज कैसा होगा, क्या वैसा समाज हमारा हो गया। इस समाजशास्त्री ऐतिहासिक प्रश्नों पर चर्चा करने लग जाता है। ये टिप्पणियां कला वस्तु पर नहीं है, ये रचना से बाहर की टिप्पणियां हैं, इसलिए इन पर की गई आलोचना साहित्यिक आलोचना नहीं। अतः रूपवादियों का कहना है कि आप रचना के भीतर रहें, पाठ अपने आप में पूर्ण है, उसका अर्थ उसके भीतर है। नाटक के मंचन का उदाहरण देते हुए ऐसे आलोचक कहते हैं कि नाटक के प्रदर्शन के दौरान बाहर भीड़ पर लाठीचार्ज हो गया, या आंधी तूफान आ गया, हवा बहुत तेज चल रही, या हड़ताल के कारण यातायात बाधित हो गया, दर्शकों को मंच तक पहुंचने में दिक्कत हो रही। इन सब बातों का नाटक की कला वस्तु से कोई संबंध नहीं। इसलिए इन कृति बाह्य चीजों को रूपवादी आलोचक महत्व नहीं देते। उनके अनुसार कविता शब्द संरचना है, भाव संरचना नहीं है। भाव शब्द में निहित है, शब्द से बाहर नहीं है। कृति की व्याख्या संदर्भ सहित होती रही है। रिचर्ड्स ने कहा कि संदर्भ अर्थ का बाहर से आरोपण है, अर्थ की खोज पाठ के भीतर से होनी चाहिए, संदर्भ में पाठ का अर्थ नहीं।
इसी तरह रूपवादी ये मानते हैं कि समाज में, कविता में, ज्ञान विज्ञान में मानव जीवन की सारी सच्चाइयां अभिव्यक्त हो चुकी। आप वस्तु तत्व के रूप में नया कुछ नहीं कह सकते। दो लेखक एक ही बात कहते हैं, परंतु दोनों के कहने का तरीका अलग है। ये तरीका ही कला है और यही रूप है, अतः इसका अध्ययन होना चाहिए। उदाहरण के लिए गालिब और प्रसाद की पंक्तियों को लिया जा सकता है। गालिब कहते हैं, उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वह समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। इसी तरह प्रसाद में कामायनी में लिखते हैं, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, नखत की आशा किरण समान हृदय के, कोमल कवि की कांत, कल्पना की लघु लहरी, दिव्य कर रही मानस हलचल शांत। दोनों कवि क्या कहते हैं? यदि उनका सार संक्षेप करना हो, अर्थ निकालना हो, तो वे यही कह रहे हैं ना कि प्रिय का आना अच्छा लगा। गालिब ने बीमारी का प्रकरण चुना। बीमार प्रिय को देखने के लिए प्रेमिका आई है, उसके आने से बीमार के चेहरे पर रौनक आ गई, जो स्वाभाविक है। रौनक देखकर आने वाले को लगा कि बीमार का हाल अच्छा है। प्रेमी भी खुश, प्रेमिका भी खुश, बीमार की पीड़ा तो जो है सो है। कामायनी में श्रद्धा मनु को देखती है, देखकर मुग्ध हो जाती है। प्रथम दृष्टि से उत्पन्न प्रेम, सारी उपमा उत्प्रेक्षाओं के बावजूद कविता बस यही तो कहती है कि आपको देखना अच्छा लगा। जब कविता की दृष्टि से तो सारी बातों का सार संक्षेप एक है। गालिब का अंदाज अलग है, प्रसाद का अलग। ये जो दोनों का अलग अलग अंदाज है, रूपवादियों के अनुसार यही कला है और यही रचना का रूप है। रूपवाद इसके अध्ययन पर बल देता है।